बहू मेरी बेटी को बचा लो, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। बहू मेरी बेटी को बचा लो, मैं तुमसे दया की भीख मांग रही हूँ। ऐसा क्या हो गया जो एक सास को अपनी बहू से इतनी मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे ये क्यों हुआ, तो कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये कहानी है सुमन जी की, जो चाय नाश्ता करने के बाद अपनी बेटी के फ़ोन का इंतज़ार कर। सुमन जी की बेटी के 7वां महीना कंप्लीट हो चुका था। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस कारण डॉक्टर ने उसे सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट करवाने को कहा था। बस इसी के इंतज़ार में वो बहुत ही बेचैन हो रही थी। किसी प्रकार उन्हें ये पता चल जाए कि दोनों माँ और बच्चे ठीक हैं। इसी इंतज़ार में वो बैठी कब से मोबाइल को तक रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और वो हॉल से कमरे की ओर भागती हुई फ़ोन को उठाती हैं। जैसे ही फ़ोन को उठाती हैं, कहती हैं, हेलो, सब कुछ ठीक है ना? अरे कुछ तो बोलो, मेरी जान निकली जा रही है। बस ये बता दो कि बच्चा और माँ दोनों ठीक हैं। पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है, तो वो ज़ोर से आवाज़ देकर कहती हैं, मेरी जान निकली जा रही है और तुम कुछ बोल नहीं रही हो। तभी उधर से सुमन जी की बेटी सीमा सिसकिसाते हुए बोलती है, माँ कुछ भी ठीक नहीं है। सोनोग्राफी रिपोर्ट में बताया है कि मेरे बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा है, वो बहुत कमज़ोर है, साथ में मुझ में भी खून की कमी है। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है, अगर अच्छे से खान पान नहीं किया और अपना ख्याल नहीं रखा तो ऐसी नौबत आ जाएगी कि दोनों में से एक को बचाना होगा या फिर मैं किसी को भी ना बचा पाऊँ। ऐसी कंडीशन पैदा होने से पहले ही आप समझ जाइए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। माँ कुछ बोल पाती इससे पहले सीमा कहती है कि माँ आपको पता नहीं है कि मेरी सास कैसी है। जब भी मैं खाने के लिए कहती हूँ तो वो कहती हैं, कम खाया करो, ज़्यादा खाओगी तो फूल जाओगी, फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इतना खर्च कौन करेगा। मुझे बहुत थकान और कमज़ोरी महसूस होती है, मगर कभी भी मुझे आराम नहीं करने देती है। हाथ पैर चलाती रहो, स्वस्थ रहोगी, वरना खटिया पकड़ लोगी तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा। तभी सुमन जी कहती हैं, और दामाद जी से बात नहीं की, उन्हें अपनी रिपोर्ट दिखाओ और बोलो कि खाने पीने और आराम करने की ज़रूरत है मुझे। अरे माँ, आप जानती नहीं हो क्या कि वो अपनी माँ के कहने पर ही चलते हैं। वो तो ठहरे आज्ञाकारी बेटे। जब से मैं गर्भवती हुई हूँ तब से महीने 2 भारी शहर से वापस आते हैं, और तो और सासू माँ मुझे फ़ोन से उनसे बात भी नहीं करने देती और कहती है कि बार बार फ़ोन कर कर मेरे बेटे को परेशान मत किया करो। बेचारा कितनी मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, तब जाके 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। तुम्हारी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता है। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ। अभी माँ वो सत्संग गई हुई हैं, बस इसीलिए आपसे बात कर पा रही हूँ, वरना तो वो मुझे किसी से बात भी नहीं करने देती हैं। माँ मुझे इस नर्क से वापस ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। इतना बोलते ही सीमा रोने लगती है। अपने जिगर के टुकड़े को रोता देख सुमन जी का कलेजा फट जाता है। मुंह से आह भी नहीं निकल रही है। इतने लाड़ प्यार से पली अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अपने पल्लू से आंसू को पोंछ रही होती है और जैसे ही पलटती हैं तो देखा अपनी बहू शोभा को सामने देखकर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, जो कि अपनी सास और ननद की बातें स्पीकर ऑन होने की वजह से सुन चुकी थी। जाने क्या था उनकी आंखों में, गहरे शांत समुद्र सी आंखें, मगर चीख चीख कर कह रही थी, जैसी करनी वैसी भरनी। 5 साल पहले शोभा जब इस घर में बहू बनकर आई थी, उसने पूरे मन से ससुराल को अपना लिया, हर किसी को खुश करने में लगी रहती, दिन रात उनकी सेवा करती मगर घर वालों की शिकायतें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती।
सब कुछ कर लेती, फिर भी कुछ ना कुछ कमी निकाल ही जाती। इसी बीच जब वो गर्भवती हुई तो पहले की तरह वो जल्दी जल्दी काम भी नहीं कर पा रही थी, जिसको लेकर उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती थी। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, घर परिवार संभाला है, तुम कोई अनोखा काम तो कर नहीं रही हो, जो तुम्हें बस आराम चाहिए, कुछ ना कुछ आराम का बहाना ढूंढती ही रहती हो। यहाँ तक कि उसके खाने में भी कमी कर दी गई थी। बाहर से कुछ खाने को नहीं लाने की अनुमति थी। जो कुछ भी घर में बनता है बस उसे ही खाना होता है। उसे भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाता, और इतना भी नहीं कि कष्ट होने पर डॉक्टर के पास ले जाएं। उन्हें तो डॉक्टर के पास ले जाने में भी बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। सासू माँ कहती हैं, बार बार डॉक्टर के चक्कर काटोगी तो पैसा बर्बाद होगा, साथ ही तुम्हें दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और वो दवाइयाँ तुम्हें मार देंगी। जब शोभा कहती है कुछ दिन मैं अपने मायके रह आती हूँ तो मेरा मन भी बदल जाएगा, तब सासू माँ सुमन से कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हम अपनी बहू की देखभाल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मायके भेज दिया, और तुम्हारी माँ तो है नहीं। फिर तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारी भाभी तुम्हें आराम कराएंगी? वो तुमसे काम नहीं कराएंगी। ये बात अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो। मैं तुम्हें मायके नहीं भेजूंगी। और तुम यहाँ से चली गई तो काम कौन करेगा? देखो मेरे घुटने में कितना दर्द रहता है। सीमा का तो तुम्हें पता है कि वो इस घर की कितनी लाडली बेटी है। उसने कभी भी एक गिलास पानी का अपने हाथ से लेकर नहीं पिया है, इसीलिए तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? थक कर शोभा भी अपने पति के से इस बारे में बोलती है तो वो कहते हैं, माँ अनुभवी है, तुम उनके कहने पर ही चलो। देखो तुम्हारी डिलीवरी में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसी लापरवाही के चलते शोभा को समय से पहले दर्द होने लगा, मगर सास ने ये बोलकर चुप करा दिया कि बच्चा समय पर ही आता है, छोटे मोटे दर्द उठते ही रहते हैं, काम में लगे रहो, कोई दर्द तुम्हें याद नहीं आएगा। मगर यह क्या, अगली सुबह असहनीय दर्द और ब्लीडिंग के कारण वो बेहोश हो जाती है। तब जाकर दीपक उसे अस्पताल ले जाकर भर्ती कराता है। बहुत मुश्किल से माँ और बच्चे दोनों की जान बचा पाती है डॉक्टर। तब डॉक्टर दीपक को खूब खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि आपको बिल्कुल भी अपनी पत्नी की परवाह नहीं है। कितने ही बेदर्द व्यक्ति हो जो आपने अपनी पत्नी और बच्चे की जान जोखिम में डाल दी। आपको अंदाज़ा भी है कि अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो आपको दोनों से ही हाथ धोने पड़ते। इतना सुनते ही दीपक के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डॉक्टर से माफ़ी मांगी और आगे ऐसी गलती कभी नहीं होगी ऐसा वादा किया। बस उस दिन के बाद शोभा का मन ससुराल वालों के लिए खट्टा हो गया। अब वो किसी भी बात का ना तो जवाब देती और ना ही किसी बात को सुनती, चाहे घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर वो अपनी बात पर अड़ी रहती। इसीलिए अब वो असंस्कारी और बुरी बहू बन चुकी थी, पर इससे शोभा को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अब समझ चुकी थी कि अगर वो अपनी हक के लिए लड़ाई नहीं करेगी तो कल उसकी और उसकी बेटी दोनों को ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सुमन जी को इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं दिखाई पड़ता। मगर आज जब अपनी बेटी तड़प रही है तो उन्हें अपनी बहू का दर्द दिखाई दे रहा है। तभी शोभा कहती है, माँ जी एक काम कीजिए, अभी आप रजनी आंटी को फ़ोन कीजिए और कहिए कि आप दीदी की डिलीवरी मायके में कराना चाहती हैं। मगर उनकी सास बहुत खड़ूस है, सीमा को तो नौकरानी बनाकर रखा है, घर के सारे काम करवाती है। दामाद जी अपनी माँ की कोई बात नहीं काटते हैं, इसीलिए उनका ही राज चलता है। साथ ही साथ ये भी पता नहीं कि कहाँ पुराने ज़माने की वो आटा की चक्की लेकर आई हैं, जिससे वो रोज़ उससे आटा पिसवाती हैं और कहती हैं तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल होगी, सारे खर्चे बच जाएंगे, ज़्यादा मत सोचो। सुमन जी की बात सुनकर शोभा कहती है, माँ आप ज़्यादा मत सोचो, आप फ़ोन लगाओ, मैं सब संभाल लूँगी।
शोभा ने पूरे आत्मविश्वास के से बोला। अपनी बहू के कहने पर सुमन ने समधिन जी को फ़ोन लगाया। कुछ देर की इधर उधर की बातें की, फिर कहा कि आप सुमन को मायके भेज दीजिए। आपकी हाँ होते ही मैं दीपक को कल भेज दूंगी। आप उसके साथ मेरी बेटी को भेज दीजिए। तब उधर से समधिन जी बोलती हैं, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बहू की सेवा करने की बारी आई तो मायके भेज दिया, और फिर हमारे घर में 2-2 शादियां आ रही हैं। घर में बहू नहीं रहेगी तो पूरी दुनिया मुझ पर ही थू थू करेगी, और फिर काम तो सारा उसे ही करना है। आखिर लोग बहू किसके लिए लाते हैं? उनकी कड़वी बातें सुनकर सुमन जी तिलमिला उठी। सच, उनकी सोच भी इतनी ही घटिया है। उन्होंने कौन सा अपनी बहू का मान सम्मान दिया, कभी भी उसकी परवाह नहीं की, कभी उसे इंसान नहीं समझा। वो तो आज उनकी बेटी पर जो गुजर रही है तो उनकी अकल ठिकाने आ गई है। समधिन जी की बातें सुनकर शोभा बोली, आंटी जी आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा काम किया आपने। चलो अच्छा ही हुआ, बला अपने आप टल गई। आपने खुद ही मना कर दिया, हमारी जान छूटी। तब रजनी आंटी उधर से कहती हैं, मतलब क्या कहना चाहती हो? शोभा कहती है कि अरे अगर दीदी यहाँ आती तो हमारा कितना खर्चा बढ़ जाता। ऊपर से डिलीवरी पता नहीं नॉर्मल होगी या ऑपरेशन से होगी, लाखों का खर्च होता अस्पताल में। उसके बाद जच्चा बच्चा दोनों की देखभाल करना, खाना पीना। आप तो सच में कितनी महान हो जो इतना खर्चा कर लोगी। वाह, आप तो अपनी बहू की सेवा करोगी। हम तो धन हो गए ऐसे लोग को पाकर। आप तो महान हो, महान हो। शोभा की बातें सुनकर रजनी जी सोच में पड़ जाती हैं। हे भगवान, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अरे इतना सारा काम होगा, इतना खर्चा होगा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। आजकल तो कितना खर्चा होता है। अगर मैं बहू को मायके भेज दूंगी तो सब कुछ फ्री में हो जाएगा। वो तपाक से बोलती हैं, अरे बेटी तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, अपनी सासू माँ से कहो कि दीपक को भेज दें, मैं कल ही उसको विदा कर दूंगी। अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने देखकर उनको भी तसल्ली हो जाएगी। और हाँ, 6 महीने से पहले उसको घर मत भेजना, मैं अस्पताल में आकर अपने पोते का मुख देख लूँगी। और ये कहते ही उन्होंने फ़ोन रख दिया। इधर सुमन जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि समधिन जी को अचानक क्या हुआ। तभी शोभा बोलती है, जो लोग कुटिल और लालची होते हैं उन्हें उनकी भाषा में ही बात की जाए तो समझ में आ जाती है। बस वही हुआ, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था तो मैंने उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर सुमन जी को बहुत पछतावा हो रहा था। मैंने अपनी बहू के साथ कितना गलत किया, उसे कितना तंग किया। आज जब मेरी बेटी परेशानी में है तो मुझे उसकी परेशानी समझ में आ रही है। काश मैं उस टाइम पत्थर दिल ना होती तो अपने बहू के दर्द को समझ पाती। इतना बोलते ही शोभा जी ने अपनी बहू से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा नहीं। हो सके तो बेटी मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, आप मुझसे कुछ मत कहो, मुझसे माफ़ी मत मांगो, मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, ना ही आपको माफ़ी दे पाऊँगी। आपने जो मेरे साथ किया है मैं उसे भूल नहीं सकती हूँ। मुझे आपकी कही एक एक बात आज तक याद है, पर मैं आपकी जैसी नहीं हूँ। सीमा मेरी नंद है, यह सोचकर मैंने उसकी मदद नहीं की है, बल्कि मैंने इसलिए उसकी मदद की है। एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा, इंसानियत नहीं दिखलाएगा तो इंसान होने से उसका क्या फ़ायदा। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती। अब सुमन जी को बहुत ही पश्चाताप हो रहा था अपने किए पर वो अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।
जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।